हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजु मौर्य और आज के अपने इस बायोटेन सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द एलाइजा टेक्निक। एलाइजा टेक्निक एक बहुत कॉमनली यूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेक्निक है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजेंस और एंटीबॉडी इन द सैंपल। सैंपल के अंदर अगर हमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही डिटेक्ट करना हो तो हम एलाइजा टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से डिजीजेस लाइक HIV हो गया, ठीक है, और इसके अलावा इबोला वायरस हो गया। इवन आप कह सकते हो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी हम एलाइजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो एलाइजा टेक्निक है, ये इसका नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सबसे पहला चीज ये है कि ये टेक्निक एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड है कि एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। इसको हम इस टेक्निक से ये पता लगा सकते हैं। और हम एलाइजा टेक्निक से हमने आपको बताया था कि अभी बताया कि इसमें हम सैंपल के अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी से कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर इस टेक्निक को हमें करना है तो हम कौन कौन से जो है हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इस टेक्निक को करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि एक होता है माइक्रो टाइटर प्लेट, जो आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया होगा। कुछ इस तरीके की प्लेट होती है जिसमें 96 वेल्स बने होते हैं, लगभग 96 खाने बने होते हैं, जिसको हम माइक्रो टाइटर प्लेट के नाम से जानते हैं, वो हम ले लेते हैं। तो इसको हम एलाइजा प्लेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या है, इसके लिए हमें कुछ, क्योंकि नाम ही है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजार्बेंट एसे, तो हमें कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और वो एंजाइम जो हैं वो HRP हो सकता है, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, इसका नाम क्या है, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, या फिर इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज हो सकता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज हो सकता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो सकता है, और यूरिएज हो सकता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं जो हम एलाइजा टेक्निक के अंतर्गत यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि हमें बार बार हर स्टेप के बाद वॉशिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वॉशिंग के लिए ऑब्वियसली हम कोई ऐसा बफर इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी भी तरीके का एसिड बेस चेंज ना लाए, तो हम ट्राई फॉस्फेट बफर का इस्तेमाल करते हैं। चौथी चीज़, हमारे पास सैंपल होना ही होना चाहिए, उस सैंपल में, जिस सैंपल के अंदर हमें एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है। पांचवी चीज़, कुछ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी होना चाहिए। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का मतलब वो एंजाइम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका कोई पर्टिकुलर, उसी का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया कि नहीं। और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि ऐसा सबस्ट्रेट जो एंजाइम एक्शन के बाद कलर्ड बन जाए। एक्चुअली में वो होता तो कलरलेस है, लेकिन एंजाइम जब उस पर एक्ट कर देता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी के बाद क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, सॉरी कलर्ड हो जाता है। जैसे आप सभी ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के बारे में सुना होगा कि उसका एक सबस्ट्रेट है एक्स गैल, कलरलेस होता है। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज उस पर एक्ट करता है तो एक्स गैल वो कलर्ड हो जाता है। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में बहुत बार हमने भी पढ़ाया है, और ब्लू वाइट स्क्रीनिंग जब हम PUC19 वेक्टर लैक जेड का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आपने इस बारे में सुना होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक एलाइजा टेक्निक के लिए एक पूरे इसका रिक्वायरमेंट तो हमने आपको बता दिया, स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए, कैसे कैसे स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज क्या है, वेल कोटिंग। हम वेल कोटिंग, या तो जो भी हमारे पास ये वेल है, इसमें हम पहले से कोई एंटीजन या एंटीबॉडी कोट कर लेते हैं, उसको वहां पे क्या करते हैं, वेल कोटिंग कर लेते हैं, मतलब उसमें एंटीजन या एंटीबॉडी की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। चाहे एंटीजन भी कोट कर सकते हैं, एंटीबॉडी भी कोट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अब मान लो कि अगर वेल बचा हुआ है, कुछ हमें नहीं पता है भाई, हम हाथ से तो एंटीजन एंटीबॉडी डालेंगे नहीं, हमें पता ये भी हो सकता है कि कुछ वेल अगर बचा रह गया तो वेल ब्लॉकिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ हमने वेल ब्लॉकिंग, इसमें हम जैसे फिश जिलेटिन या बोवाइन सीरम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जाके वहां पे वेल को क्या करता है, जो खाली ब्लॉक है उसको भर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम एडिशन ऑफ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी करते हैं, एंटीबॉडी को
वहाँ पे ऐड करते हैं, फिर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या वो वहाँ पे कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये तो कुछ नॉर्मल स्टेप्स हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये सारा आपको बेसिक एकदम फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि अगर हम एलाइजर टेक्निक परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए और स्टेप क्या क्या होता है। एक नॉर्मल स्टेप हमने आपको यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। अब हम आगे आते हैं कि हमारी जो एलाइजर टेक्निक है ना, ये कितने तरीके की होती है। तो ये जो पर्टिकुलर हमारी टेक्निक है, टाइप्स ऑफ एलाइजा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 तरीके का होता है। एक डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। टाइम देखिए, आराम से ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव एलाइजा के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट एलाइजा में हम टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द सैंपल बाय यूज ऑफ एंटीबॉडी, मतलब सैंपल के अंदर हमें एंटीजन का पता लगाते हैं बाय यूज ऑफ एंटीबॉडी। पहले ध्यान से समझिए, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द सैंपल ऑफ बाय यूज ऑफ एंटीजन। इनडायरेक्ट एलाइजा में हम प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी का पता लगाते हैं सैंपल में बाय यूजिंग एंटीजन। एक एक लाइन अच्छे से समझना, अभी डायग्राम के सारे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, सैंडविच एलाइजा में हम प्रेजेंस ऑफ एंटीजन करते हैं बाय यूज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी, अभी इसके बारे में भी बताएंगे। और कॉम्पिटिटिव एलाइजा में हम टू डिटेक्ट द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ एंटीजन इन सैंपल एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ इन्फेक्शन बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ कलर। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि हमें एंटीजन, सैंपल के अंदर एंटीजन का तो पता लगाते ही लगाते हैं, दूसरा और हम क्या करते हैं उस मतलब सैंपल से हम इस बात का पता लगाते हैं कि इन्फेक्शन की इंटेंसिटी कितनी है, इन्फेक्शन ज्यादा है कि इन्फेक्शन कम है, मतलब एंटीजन ज्यादा है या एंटीजन कम है, बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। कलर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कलर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कलर कम प्रोड्यूस हो रहा है, क्या है। तो ये 4 तरीके के एलाइजा के बारे में हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्या है, सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट एलाइजा। समझिएगा इस बात को। डायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करते हैं, हमको हमारे पास एक सैंपल है और इस सैंपल के अंदर हमें एंटीजन है, मतलब सैंपल जो भी हमने ब्लड सैंपल ले लिया, सपोज करो मैं HIV, कोई एक पर्सन है, सस्पेक्ट है कि इसको HIV है, तो उसका ब्लड निकालेंगे, ब्लड जो सैंपल लिया है, सैंपल को हम क्या करेंगे, इसको हम वेल के अंदर डाल देंगे। तो अगर एंटीजन होगा तो ये जाके वेल के अंदर जाके फिट हो जाएगा, वेल कोटिंग एंटीजन के हेल्प से हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेल कोटिंग हो गया, आप समझिए, एकदम ध्यान से समझना। और उसके बाद हम ब्लॉकिंग करेंगे, मतलब अगर जो भी ब्लॉक बच गया है उसको हम जो है वहां पे हमने कहा फिश जिलेटिन वगैरह डाल के उसको वेल की ब्लॉकिंग कर देंगे। वापस से वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग अगर हमने इसलिए किया कि मान लो कि एंटीजन नहीं रहा तो ब्लड या सीरम बह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंटीजन होगा तो वॉशिंग के बाद भी ये वेल, क्योंकि वेल में कुछ स्टिकी सब्सटेंस रहते हैं जो कि वहां पे एंटीजन को स्टिक करवा देते हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ आ रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसी एंटीजन का जो भी, जैसे हमें पता है कि HIV का हमें क्या करना है, डिटेक्शन करना है, तो HIV के वायरस के अगेंस्ट हम लैब के अंदर एंटीबॉडी बना के रखे रहेंगे। उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो हमने बना के प्रिपेयर करके रखा हुआ है और उसको हम, उस एंटीबॉडी को हम एंजाइम लिंक करके इस पूरे मीडियम के अंदर डाल देंगे। उसके अंदर उसके ऊपर देखो, एंजाइम जो हमारा एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी में 2 फ्रेगमेंट होता है, एक नीचे वाला फ्रेगमेंट होता है FC रीजन और ऊपर वाला जो फ्रेगमेंट होता है FAB रीजन होता है। आगे किसी वीडियो में हम आपको एंटीबॉडी के बारे में भी बताएंगे। तो FC रीजन पे हम क्या करते हैं, कुछ एंजाइम यहाँ पे पहले से लिंक कर देते हैं। तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसमें जब डालते हैं तो अगर एंटीजन होगा तो वो एंटीबॉडी जाके उस एंटीजन से बाइंड हो जाएगा। जब एंटीजन से बाइंड हो जाएगा, वापस फिर हम वॉशिंग करेंगे किसी पर्टिकुलर बफर से। वॉशिंग हम इसलिए भी करेंगे कि अगर देखो एंटीबॉडी बाइंड कर गया तो वॉशिंग के बाद वो नहीं हटेगा, लेकिन एंटीबॉडी बाइंड नहीं किया, एंटीजन है ही नहीं, तो वो वॉशिंग के बाद एंटीबॉडी भी निकल जाएगा। लेकिन अगर एंटीबॉडी यहाँ वॉशिंग के बाद भी नहीं निकल रहा है, फिर हम यहाँ पे कुछ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, फिर वापस हम इसको डिटेक्ट करते हैं अगर कलर प्रोड्यूस हुआ। कलर इन द सेंस कि जब हमने यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और प्रोडक्ट में बदलने के बाद वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो पहले कलरलेस रहा होगा वो अब कलर्ड हो जाएगा। तो कलर प्रोड्यूस होगा तो इस बात से हमें इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि कलर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एंजाइम वहां पे है। एंजाइम क्यों है, क्योंकि वो एंटीबॉडी से लिंक है, और एंटीबॉडी से लिंक एंजाइम क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन से लिंक है। इसका मतलब सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है। तो डायरेक्ट बहुत आसान है, एक ही तरीके का एंटीबॉडी हमने यूज किया और इसके बाद हमने कलर का डिटेक्शन करके हमें पता चल गया कि यहाँ पे सैंपल के अंदर एंटीजन है। तो डायरेक्ट एलाइजा में हमने क्या किया, वेल कोटिंग बाय एंटीजन। वेल कोटिंग किसके द्वारा किया, वेल कोटिंग बाय एंटीजन। एंटीजन के द्वारा हमने वेल कोटिंग किया हुआ है। और
मतलब यहाँ पे एंटी सैंपल डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एंटीजन वेल कोटिंग कर देगा। अब आगे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एलाइजा। देखो बहुत ध्यान समझना है, इनडायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करते हैं कि सपोज करो कि हमें पता करना है कि जो हमारा ये सैंपल है, जो हमारा ये सैंपल है, इस सैंपल के अंदर एंटीबॉडी है कि नहीं, एंटीबॉडी सैंपल के अंदर है कि नहीं है, मतलब एंटीबॉडी होगा तो हमें पता चल सकता है कि एंटीजन है कि नहीं। ठीक है, एंटीजन होगा तभी तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस, तो ऐसा देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, कहीं उसमें कुछ ऐसा डिफेक्ट तो नहीं कि उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ वो एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लो हमें देखना है कि एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, सैंपल हमने लिया, ब्लड लिया, इसमें एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले से ही एंटीजन प्रिपेयर कर लेंगे लैब के अंदर। एंटीजन प्रिपेयर करके हमने वेल का कोटिंग कर लिया एंटीजन से, मतलब वेल के अंदर हमने वो जो लेबोरेटरी के अंदर जो एचआईवी एंटीजन है उसको हमने वहां पे कोटिंग करा दिया, क्योंकि हमें एचआईवी के एंटीबॉडी का पता लगाना है, इसलिए हम पर्टिकुलर एचआईवी का एंटीजन लेंगे और लैब की कोटिंग, जो लैब में इसको वेल कोटिंग कर देंगे। वेल कोटिंग के बाद फिर अब हम सैंपल डालेंगे, वो सैंपल जिसमें हम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करने वाले हैं। तो अगर वॉशिंग वगैरह करेंगे ही, वॉशिंग के बाद हम क्या करेंगे, सैंपल डालेंगे, तो अगर एंटीबॉडी सैंपल में होगा तो वो आके इससे पर्टिकुलर बाइंड कर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चले, इसको तो एंजाइम लिंक हम कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सैंपल में प्रेजेंट है, तो इसको हम एंजाइम लिंक नहीं कर सकते। अगर इसको हम एंजाइम लिंक नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके खिलाफ, इसी एंटीबॉडी के खिलाफ हमें सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होता है, देखिए एचआईवी के एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी है, उसको हमने मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, किसी मॉडल ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो प्राइमरी एंटीबॉडी जो है, एचआईवी का एंटीबॉडी है, उसको किसी मॉडल ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब ये ऑर्गेनिज्म के, देखो है तो ये एंटीबॉडी, लेकिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो ये एंटीजन की तरह ही काम करेगा ना, एंटीजन की तरह काम करेगा, मतलब वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेगा। बाहर से कुछ भी आ रहा है तो फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो मॉडल ऑर्गेनिज्म इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा, तो इसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी कहेंगे। तो आप बताओ सेकेंडरी एंटीबॉडी किसके खिलाफ है, प्राइमरी एंटीबॉडी के कॉम्प्लीमेंट्री है, प्राइमरी एंटीबॉडी के खिलाफ है। तो इसमें क्या करेंगे कि देखो आप समझना इस बात को, इसमें जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। हाँ, यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी तो इससे बाइंड कर गया है, लेकिन हमने वॉशिंग करने के बाद हम सेकेंडरी एंटीबॉडी भी यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी को एंजाइम लिंक कर लेंगे। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हमने प्राइमरी एंटीबॉडी के खिलाफ बनाया है उसको हमने एंजाइम लिंक कर दिया, उसको हमने एंजाइम लिंक कर दिया। तो वो क्या हुआ, अब अगर यहाँ पे एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो सेकेंडरी एंटीबॉडी इससे बाइंड कर जाएगा और सेकेंडरी एंटीबॉडी इससे बाइंड करेगा। तो फिर हम वॉशिंग के बाद क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, कलर आया तो मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी भी है। तो प्राइमरी एंटीबॉडी क्यों है, क्योंकि एंटीजन है। भाई एंटीजन है तो प्राइमरी एंटीबॉडी, तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो सैंपल हमने डाला था उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट, मतलब एंटीबॉडी है, तभी उसने कोटिंग हमने एंटीजन से किया है, तो एंटीजन से जाके वो बाइंड किया है। और फिर जब हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के खिलाफ बनाया तो वो प्राइमरी एंटीबॉडी से जाके सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कर गया है, और फिर वो उसमें हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालेंगे, ये एंजाइम लिंक है, तो उसने फिर उसको कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। इतनी बात सभी को समझ आ रही है। तीसरा क्या है, तीसरा हम देखते हैं जो हमारा थर्ड है, उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन हम इसको आज ही समझा देना चाहते हैं। थर्ड में क्या करते हैं, सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा में हम क्या करते हैं कि पहले से ही, ध्यान से समझना है इसको, पहले से ही हम क्या कर लेते हैं कि हम वेल कोटिंग एंटीबॉडी से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, एंटीबॉडी से कर लेते हैं। जो भी सैंपल में हमें डिटेक्शन करना है, अभी तक देखो 2 एलाइजा टेक्निक थी जिसमें हमने वेल कोटिंग एंटीजन से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम वेल कोटिंग पहले ही एंटीबॉडी से कर लेते हैं। सैंपल डालते हैं, सैंपल मान लो हमने जिस भी वायरस या जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाना है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होगी पहले हम उससे वेल कोटिंग कर लेते हैं, पहले ही एंटीबॉडी डाल लेते हैं। अब सैंपल डालते हैं, सैंपल डालने के बाद वॉशिंग वगैरह करते हैं, फिर हम सैंपल डालने के बाद अगर एंटीजन होगा इसमें तो ये अपने एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा। सैंपल के अंदर एंटीजन है तो एंटीजन से एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा, और एंटीबॉडी से बाइंड करेगा वॉशिंग के बाद। अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें एंटीजन जाके बाइंड किया है, क्योंकि हमारे पास तो कहीं एंजाइम लिंक कुछ है नहीं। फिर हम वापस से इसमें भी सेकेंडरी एंटीबॉडी का इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन याद रखना ये सेकेंडरी एंटीबॉडी इस एंटीजन के खिलाफ बनाएंगे हम।
किसके खिलाफ बनाएंगे? इस एंटीजन के खिलाफ। उसमें जो सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाया था हमने प्राइमरी एंटीबॉडी के खिलाफ बनाया था, लेकिन इस क्योंकि जो सेकेंडरी एंटीबॉडी आके इसी एंटीजन से बाइंड करेगा तो इस एंटीजन के खिलाफ हम सेकेंडरी एंटीबॉडी बनाएंगे। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी अगर होगा, मतलब एंटीजन होगा, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो एंजाइम लिंक होगा इससे आके बाइंड कर जाएगा और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? डिटेक्शन कर लेंगे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल के। तो क्योंकि ये बिल्कुल आप देख रहे हो कि सैंडविच की तरह दिख रहा है ना, सैंडविच की तरफ ऊपर भी एंटीबॉडी और नीचे भी एंटीबॉडी, और बीच में क्या है? बीच में हमारा है दैट इज द यू कैन से एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल सैंडविच की तरह दिख रहा है, तो इसीलिए इसको हम सैंडविच एलाइजा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? इतनी बात सभी को समझ आ गई। और लास्ट एंड द फाइनल क्या है? दैट इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा। हमने कहा कि कॉम्पिटिटिव एलाइजा में हम क्या करते हैं कि हम एंटीजन की प्रेजेंस का पता तो लगाते ही लगाते हैं, इसके साथ साथ हम इंटेंसिटी ऑफ द इन्फेक्शन भी पता करते हैं कि इन्फेक्शन की इंटेंसिटी कितनी है। तो इसमें क्या करते हैं हम? सैंपल के जो भी सैंपल हमारा एंटीजन है, ठीक है, सैंपल लिया और जो एंटीबॉडी है उसको हम पहले से ही एंजाइम लिंक ले लेते हैं। सैंपल जो लिया है, मतलब हमें पता लगाना कि मान लो इस सैंपल में एंटीजन है कि नहीं, HIV है कि नहीं, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो हमने वो सैंपल लिया और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हमने पहले से बनाया है उस एंटीबॉडी को हम एंजाइम लिंक करके इन दोनों को आपस में इंक्यूबेट कर लेते हैं। इंक्यूबेशन के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है कि हो सकता है कि कुछ, अब जितना एंटीजन होगा, मान लो हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि हमने लिया 5, मतलब सैंपल में हमारे पास 5 एंटीजन है ना, लेकिन हमने एंटीबॉडी जो लिया है वो 50 लिया है या 10 लिया है। तो 10 लिया है तो एंटीबॉडी हमारे पास 10 है लेकिन एंटीजन 5 है, तो 5 एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, 5 ही एंटीजन उससे एंटीबॉडी से, और 5 फ्री भी रह जाएंगे, 5 एंटीबॉडी फ्री भी रह जाएंगे। तो 5 हमारे पास रिजल्ट आएगा कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस फ्री एंटीबॉडी भी बनेगा। अब एक काम तो हमने ये किया, बस इतना समझना, एक काम, ये सैंपल हमारे पास एक तरीके का सैंपल ये प्रिपेयर हो गया। दूसरे तरीके का सैंपल क्या है? यहाँ पे प्लीज बी अटेंटिव और सारी चीजें समझना। थोड़ा सा आपको वीडियो लंबा होगा लेकिन फिर भी आपको चीजें समझना है। दूसरे तरीके का क्या है कि हमने पहले से ही, हमें अगर HIV का पता लगाना है तो पहले से ही हम क्या करेंगे? पहले से वेल कोटिंग कर लेंगे। वेल लिया हमने और वेल कोटिंग कर लिया उस एंटीजन का, जो पर्टिकुलर एंटीजन हमें सैंपल में पता करना है उसी को हमने, उसी पर्टिकुलर हमने वेल के अंदर उस सैंपल को डाला हुआ है। मतलब, या हम कैसे, सॉरी, हम ये कर लेते हैं कि उस जो वेल लिया हमने उसमें उसी एंटीजन की कोटिंग करवा दी है पहले से। ठीक है, पहले से हमने एक वेल तैयार रखा है जिसमें हमने सेम टाइप के एंटीजन की कोटिंग करवा के रखा हुआ है। अब हमें पता करना है कि ये पर्टिकुलर जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास है इसमें एंटीजन है कि नहीं, और है तो कितना है, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है। लेकिन अगर बना होगा तो या तो पूरा कॉम्प्लेक्स में बन गया होगा, या तो हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स बना है, कुछ एंटीबॉडी फ्री होगा, लेकिन वही चीज हमें यहाँ पे पता करना है। अब हम क्या करते हैं, हमने इस सैंपल को उठाया और इसके अंदर पोर कर दिया। जब, और ये एंजाइम लिंक्ड भी है, जब हमने इसके अंदर पोर कर दिया तो हो सकता है कि कुछ जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पहले से रहेंगे वो तो नहीं बाइंड करेंगे इस एंटीजन से, लेकिन जो फ्री एंटीबॉडीज रहेंगे वो आके इससे बाइंड कर लेंगे। अब हम इसी को आधार मान के ये पता करेंगे कि देखो एडिशन ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालेंगे। इसमें हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालेंगे तो देखेंगे कि कलर प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कलर प्रोड्यूस हो सकता है नहीं हो सकता है कि कलर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है कलर बहुत थोड़ा प्रोड्यूस हो। तो देखो हमारे पास 4 केसेस यहाँ पे आएंगे। 4 केसेस क्या आएंगे कि हो सकता है रिजल्ट हमारा क्या है, वेरी हाई कलर है, बहुत ज्यादा कलर है, बहुत ज्यादा कलर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब सारे के सारे एंटीबॉडी जो वेल में प्रेजेंट एंटीजन है उससे बाइंड किया है तो कॉम्प्लेक्स बनाया है, तभी वो कलर दे रहा है कि नहीं। इतनी बात समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ये प्रोसीजर करने के बाद, ये वाला जो प्रोसीजर किया था हमने, जब इसको वेल के अंदर हमने पोर कर दिया तो वॉशिंग करने के बाद ये वाला तो वहां से रिमूव हो गया, ये वाला तो जो ये है ये रिमूव हो चुका है।
बस ये बचा रहेगा, जो वेल में जो एंटीजन है उससे जो एंटीबॉडी बाइंड किया बस वो बचा रहेगा। ये तो फ्री है, फ्री इन द सेंस कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये वेल से तो चिपके नहीं है ना, ये तो रिमूव हो जाएंगे, बचे बस ये। और अगर अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है, बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सारे, हो सकता है कि सारे एंटीबॉडी फ्री रहे हों, और सारे एंटीबॉडी जब हमने सैंपल में एंटीबॉडी डाला था, सैंपल के साथ जब एंटीजन एंटीबॉडी इंक्यूबेशन करवा रहे थे, तो हो सकता है कि सारे एंटीबॉडी फ्री रहे हों, और सारे एंटीबॉडी फ्री हैं तो वो पहले से प्रेजेंट जो एंटीजन की कोटिंग हुई है वेल में उससे आके बाइंड करेंगे। तब वो क्या करेंगे, जब हमने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला तो वो क्या करेंगे, कलर प्रोड्यूस कर। तो बहुत ज्यादा कलर प्रोड्यूस होने का मतलब उस सैंपल में हो सकता है एंटीजन ही ना रहा हो, इसीलिए सारे एंटीबॉडी फ्री रह गए, इसीलिए सारे फ्री एंटीबॉडी आके कोटेड वाले जो एंटीजन है उससे बाइंड कर गए। और अगर मान लीजिए बिल्कुल कलर नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, वेरी हाई कलर है, मान लो बिल्कुल कलर नहीं आया, बिल्कुल कलर ही नहीं आया, मतलब क्या है कि कोई भी एंटीबॉडी जो वेल कोटिंग वाला एंटीजन है उससे बाइंड ही नहीं हुआ होगा। और कोई भी एंटीबॉडी उससे बाइंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सारे एंटीबॉडी उस सैंपल के एंटीजन से बाइंड हो गए होंगे। तो इस बात से हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि कलर की इंटेंसिटी पता करके हमें इन्फेक्शन का मोड पता चल जाता है। बताइए, सारी चीजें आप एक बार वापस से देखिएगा, तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा में हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके का जो है इंटेंसिटी कितनी है इन्फेक्शन की। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक बार वापस वीडियो देखिएगा और फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ।